प्रॉपर्टीज, जिसको लेकर के देश के होम मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा कि अगर ये दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज का अमेंडमेंट 2013 में ना आया होता तो हम आज ये बिल लेकर के नहीं आते। इनको हुकूमत ने, कांग्रेस की हुकूमत ने मुसलमानों को दे दिया। जब उन्होंने लोकसभा में बोला तो मैंने अगले दिन, मुझे बोलना था, मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया। जब मैं रिसर्च करके देश की पार्लियामेंट में खड़ा हुआ तो सामने होम मिनिस्टर साहब बैठे थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर बैठी थी। मैंने कहा कल अभी होम मिनिस्टर साहब ने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला है, मैं उस झूठ को बेनकाब करता हूं। चेयर पर बैठे हुए डिप्टी चेयर साहब ने कहा कि झूठ जो है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैंने कहा होम मिनिस्टर साहब खड़े होकर बोल सकते हैं लेकिन हम उस लफ्ज को नहीं बोल सकते, अनपार्लियामेंट्री है। तो ठीक है, हम इसको असत्य बोलते हैं कि असत्य बोला है इन्होंने, सच्चाई से परे बात बोली है। फिर जब मैंने उसकी हिस्ट्री दुनिया को बताई, मैंने ये कहा कि ये जो 123 प्रॉपर्टीज है, दरअसल ये वो प्रॉपर्टीज है कि जब दिल्ली में लुटियन, जहां देश की पार्लियामेंट है, जहां देश के प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, जहां देश में लुटियन, जहां सारे एमपीज के बंगलोज हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के, जजेस के बंगलोज हैं, जब ये 1911 में अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि कोलकाता के बजाय दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया जाएगा, राजधानी बनाई जाएगी, तो उन्होंने रायसीना हिल के आसपास जो मुसलमानों की जमीनें थी उनको एक्वायर किया। जब एक्वायर किया तो उस समय वहां पर जो इबादतगाहें मौजूद थी, जिसमें मस्जिदें थी, खानकाहें थी, कब्रिस्तान थे, उनको लेकर के मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, आप हमारी जमीन एक्वायर कर रहे हैं, हमारे घर एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी इबादतगाहें हमसे नहीं ले सकते। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंची, लंदन तक पहुंची। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1913 में मुसलमान वैलिडेशन वक्फ एक्ट बना करके वो 123 प्रॉपर्टी उस समय वक्फ की थी, जिनके बारे में आज अमित शाह जी कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने दिया है। उसके बाद आप यकीन जाने कि मुझसे ढेर सारे बीजेपी के एमपीज ने कहा कि भाई आपने तो हमारी आंख खोल दी, हमें तो पता ही नहीं था। हमने कहा फिर भी आप वोट तो उन्हीं को देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, आप बीजेपी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सच्चाई ये है। तो एक इंसान भी अगर कहीं खड़ा होकर सही प्लेटफॉर्म पे सच्चाई बोलता है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर आपने सही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के सच बोला तो आप यकीन जाने उसका असर दूर तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहब्बत की कोई भी कोशिश कभी नाकाम नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं दर्द जरूर होती है। आज विजय राव जी और उनकी पूरी टीम जो कोशिश कर रही है, हमें तो ऐसे लगता है कि वहां ठीक है, एक सेमिनार है, नेता आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने भाषण सुन लिए, तालियां बजा दी। नहीं, देखे ना कि नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो आज के दौर में अगर कोई एक इंसान मोहब्बत के लिए कोशिश कर रहा है, तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसके समर्थन में, उसकी हिमायत में, उसकी एकजुटता में खड़े हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसको हौसला दे सकते हैं। मैं विजयवाड़ा आज ना आता, मेरे पास 50 बहाने थे, मैं कह सकता था कि मैं यहाँ मसरूफ हूँ, वहां मसरूफ हूँ, मैं मसरूफ था भी, मुझे झूठ नहीं बोलना था, मुझे सच बताना था। लेकिन जब विजय राव जी आए तो मुझे लगा कि एक इंसान जिसकी उम्र इतनी है, वो कितनी मोहब्बत के साथ चाहता है कि कम्युनल हार्मोनी पे बात हो, एकजुटता पे बात हो। मैंने कहा विजय राव जी आप चलिए, आप करिए प्रोग्राम, कुछ नहीं, मैं सीधे हाजिर होता हूँ। मैं एयरपोर्ट पे उतरा, न तो चेंज करने गया, न मौका भी नहीं था, मैं सीधे आपके बीच में हाजिर हुआ। मुझे लगा कि आप सारे लोग पसीने में बैठ होंगे। तो साथियों, फिर कह रहा हूं कि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है, हालांकि ये कहते कहते मैंने लंबी चौड़ी तकरीर कर दी है काम भर की। तो आपसे बस ये गुजारिश करता हूं कि इसको मत रोकिए। आंध्र प्रदेश में तो खुसूसी तौर पे आपके जो मौजूदा सीएम हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने चेहरे से नकाब हटाई है, अपना रुख बदला है, इसको बेनकाब करने के लिए तो पूरे आंध्र प्रदेश के एक एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जाके बताइए कि ये वही है कि जो अवतार में आए थे तो कह रहे थे कि नहीं, हम कोई आपके खिलाफ काम नहीं होने देंगे, और अगले दिन जब बिल पेश हुआ तो ऐसे खामोशी के साथ उन्होंने सरेंडर किया ना कि कोई भी शर्मा जाए।
तो अगर आज दिल्ली में नफरतें उफान पर हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मैंने कहा ना 2 स्टेट। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं, बरगद एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो ये जो बरगद है, इन बरगदों ने हवा को आंधी में तब्दील किया है। ये गुनहगार है, आने वाली नस्लें इनसे जरूर सवाल पूछेंगी, इस पर कोई दो राय नहीं। तो साथियों, आप सबको एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूं, और यूनाइटेड फॉर हार्मोनी इस प्रोग्राम के लिए आप साथियों को एक बार फिर से विजय राव जी और उनकी पूरी टीम को और प्रशांत भूषण जी को सबको बधाई। बड्डेराव जी जिस तरह से इस उम्र में भी जो मोहब्बत के लिए उनका जज्बा है, बैठे हैं, निजामत कर रहे हैं, लंबा सा सफर तय करके आए। मुझे लगता है विजयराव जी के लिए और बड्डेराव जी के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। इन 2 बड़ों की कोशिशें यकीनन बहुत बड़ी हैं। अच्छा, ये भी करना पड़ेगा, से काम चल जाएगा। अच्छा, वो भी सुनाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज ही सारा हिसाब किताब आप लोग कर लेंगे। बहुत सारी नस्लों के लिए साथियों ने हुक्म दिया है, और मैं खुद फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या सुनाऊं। मैं बस एक छोटी सी नज्म सुना करके आपसे विदा ले लेता हूं। चंद्र बाबू पे। अच्छा, चंद्र बाबू पे। मैं आजकल नीतीश बाबू पे ज्यादा सुना रहा हूं। मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप थक तो नहीं है? मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जिले इलाही जमहूरियत जो है वो ठसक और आकड़ से नहीं चलती है। इसी ठसक के साथ देश की पार्लियामेंट में सीए का कानून भी लाया गया था ना, याद है आपको? और होम मिनिस्टर साहब ने क्रोनोलॉजी समझाई थी। लेकिन मैं मीडिया के साथियों को उस कानून का सच बताता हूं कि उस कानून के आने के बाद आज तक जब नारा यह लगाया गया था कि पड़ोसी मुल्कों से हिंदू भाइयों को ला करके भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन आप यकीन जाने ये डेटा है पार्लियामेंट का कि आज तक जब से वो कानून आया है 2000 हिंदू भाई भी नागरिकता लेने के लिए इनके पास नहीं आए, 2000 भी। लेकिन उसके उलट पिछले 10 साल में इस देश के 15 लाख से ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी है और दूसरे देशों में जाकर के बस गए। मैंने उस दिन उनके मुंह पे कहा तो वो बगले झांकने लगे। मैंने कहा आप इसी जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए थे और आपने बड़े बड़े फायदे गिनाए थे किसानों को कि जो फॉर्म्स लॉ है इनके बड़े फायदे, जैसे आज वक़्फ़ के कानूनों के बड़े फायदे गिना रही है भाजपा। मतलब ये कह रही है कि हम मुस्लिम बहनों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों को उनका हक देंगे। मैंने कहा बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर उन्हें माला पहनाने वाले मुस्लिम बहनों के हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा गरीब मुसलमानों को इसमें हक देंगे। मैंने कहा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करके अब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के पैसे से मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा हम गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। हमने कहा तबरेज अंसारी से लेकर पहलू खान से लेकर के अखलाक से लेकर के कई सारे लोगों को मॉब लिंचिंग में मारने वाले लोगों की हिमायत करने वाली पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम वक़्फ़ बिल से मुसलमानों की हिमायत की बात करेंगे। तो मेरे भाई इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐलान ये कहिए कि मत समझना
डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर